गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। ज्ञान घर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सभी को आज पता है कि सबसे बड़ी त्यौहार 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। गणतंत्र दिवस के बारे में कुछ हम लोग बात कर लेते हैं, फिर जो सेट प्रैक्टिस है बिहार एसएससी का वो आपके पास जाएगा। कुछ टेक्निकल्स इशू और कुछ अनफिट होने की वजह से आप तक की वीडियो लगातार वे में नहीं जा रहा था। मैं इसके लिए आपसे सॉरी कहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। कंटिन्यू वे में वीडियो जाएगा आपका से। देखिए, गणतंत्र दिवस एक चीज़ हमें हमेशा देता है, क्या देता है? ये शिक्षा देने का प्रयास करता है कि ज़माना अगर आपके खिलाफ हो फिर भी सच कहो, हक कहो। मेजॉरिटी को मत देखो, तुम चंद ही हो लेकिन हक बात बोलो, हक बात की बयानबाजी करो। अगर हक बात की बयानबाजी नहीं किया जाता तो आज हम आज़ाद नहीं होते, और आज हम गणतंत्र दिवस जो संविधान की बात करते हैं तो ये हमें नहीं मिलता। ये हक कहने और सच बोलने के ही नतायज है, परिणाम है। ठीक, इसलिए हमेशा प्रयास करिएगा हक बात बोले। हमेशा ये रहा है कि जो सच बोलेगा उसकी ज़माना मुखालफत करेगी, उसका मतलब बगावत करेगा। इससे घबराना नहीं है। बगावत तभी लाजमी होती है जब आप गलत बात को अपोज करते हैं। जो गलत कह रहा है आप उसकी बातों में हामी भरेंगे, हाँ में हाँ कहेंगे तो आप उसके लिए अजीज रहेंगे, बहुत अच्छा रहेंगे। लेकिन गलत को जैसे ही विरोध करेंगे तो आप उसके बागी हो जाएंगे, आपका वो मुखालफत करने लगेगा, बगावत करने लगेगा। इसीलिए कभी भी हमेशा प्रयास करिएगा कि कभी भी इस चीज़ की यानी मेजॉरिटी भीड़ देख करके आपका निर्णय, आपकी आवाज़ नहीं आना चाहिए। आप हमेशा एक ही रहिए लेकिन सच बोलिए, हक बात कहिए। ठीक है, ये सब के आपके लिए भी अच्छा होगा। लोगों के लिए नफरत कुछ दिनों की होगी लेकिन बाद में ये एहसास होगा कि सच आखिर सच था। तो इसी पे एक यानी बात स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, सच बोलने की तरीके कई भी हो सकते हैं, 1000 तरीके से सच बोला जा सकता है, आखिर सच सच ही है, आखिर सच सच ही है। यानी यूं कहें हम लोग, क्यों शहर हुआ वीरान जरा देख तो लो, क्यों शहर हुआ वीरान जरा देख तो लो, लोग लगते हैं परेशान जरा देख तो लो, तुम ये कहते हो कि मैं गैर हूँ फिर भी शायद निकल आए कोई पहचान, जरा देख तो लो, जरा देख तो लो। हैप्पी गणतंत्र दिवस। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आज आते हैं हम लोग बिहार एसएससी के जो सेट प्रैक्टिस चल रहा था। तो सेट आज है सेट 20, ठीक है, 20वां सेट है। और आप तो मेरे सामने है नहीं कि मैं आपको राष्ट्रीय जो स्वीट्स है, मिठाई जो खिला सकूं। आप जहां भी हों वो जलेबी आप खरीद करके खा लेंगे। ठीक है, 50 ग्राम ही सही, 100 ग्राम ही सही, जितना हो सके उसे आप ले लीजिएगा। ठीक है, यानी राष्ट्रीय क्या है? वो मिठाई है, जलेबी। ठीक है ना। ये खुशी, दो बड़ी त्यौहार है, एक स्वतंत्रता दिवस और एक गणतंत्र दिवस। तो आज हम गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट करेंगे। आप हमारे सामने होंगे तो मैं अपनी तरफ से आपको जलेबी खिलाऊंगा। अभी आप मेरे सामने नहीं हैं, आप खुद से ही जलेबी खा लीजिएगा। राइट, चलिए ठीक है, आइए हम लोग आते हैं सेट प्रैक्टिस पे। चलिए, क्वेश्चंस है आपके सामने। क्या क्वेश्चंस कहता है? क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण पिलागरा रोग होता है। पिलागरा रोग जो जिसमें बलगम वगैरह, ब्लडिंग वगैरह जो दांत से होती है आना, इसको हम लोग पिलागरा कहते हैं। और बैड स्मेल माउथ के जरिए, यानी बैड स्मेल जो आता है, ये भी एक पिलागरा का ही निशानी रोग है। ठीक, तो यानी जो है निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण पिलागरा रोग होता है, तो ये याद रखिएगा, ये नियासिन विटामिन की बात करें तो नियासिन जो अनदर नेम है किसका? विटामिन B3 का अनदर नेम है। ठीक है, ये याद रखिएगा, विटामिन B3 का दूसरा नाम क्या है? नियासिन है।
नियासिन, नियासिन के कमी यानी विटामिन B3 के कमी के कारण ही, विटामिन B3 के कमी के कारण क्या होता है, विटामिन B3 की कमी के कारण जो है पेलाग्रा रोग होता है। ठीक है, चलिए अब यहां बात कर लेते हैं हम लोग अदर ऑप्शन का भी। विटामिन B5 क्या है, तो विटामिन B5 का अनदर नेम याद रखिएगा, इसका अनदर नेम दूसरा नाम जो होता है पैंथोनिक, जो है पैंथोनिक अम्ल करके होता है, पैंथोनिक अम्ल एसिड जिसकी बात करेंगे हम लोग, पैंथोनिक अम्ल। चलिए एक बात इसके बारे में याद रखिएगा, इसकी इंपॉर्टेंट बात क्या, पैंथोनिक एसिड जो है आखिर हमारे शरीर में इसकी योगदान क्या है, क्या करता है, इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा। क्या इंपॉर्टेंट बात है इसका, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ठीक है, और वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को तोड़ने में मदद करता है विटामिन B5। अगर ऑप्शंस आ जाए, अभी तक प्रश्न नहीं आया है इस पे, लेकिन मैं मुख्य बातें आपको आप तक पहुंचा दे रहा हूं जानकारी के लिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि विटामिन B5 का दूसरा नाम क्या है, तो विटामिन B5 का दूसरा नाम है पैंथोनिक अम्ल है। करता क्या है, तो ये जो है करता है आपका, क्या करता है याद रखिएगा, ये करता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को तोड़ने का काम करता है। किसको करता है, तोड़ने का काम करता है। ठीक है ना, चलिए ये याद रखिए, तोड़ने का काम करता है। आइए हम लोग बात करते हैं विटामिन B2। विटामिन B2 का अनदर नेम जो है राइबोफ्लोविन, यही लिखा हुआ डी में भी जो लिखा हुआ है और C और D एक ही है। ये विटामिन B2 का जो ये B2 लिखा हुआ है, ये विटामिन B2 का अनदर नेम लिखा हुआ है। ठीक, तो अब ये याद रखिए विटामिन B2 करता क्या है, तो विटामिन B2 का जो योगदान है हमारे प्रति, यानी प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है। यानी आप अगर प्रकाश की तरफ खींचे जा रहे हैं, अगर प्रकाश की ओर खींचे जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर विटामिन B2 है जो उस प्रकाश के प्रति संवेदनशील है, वो खिंचाव कर रही है। ठीक है, आई बात समझ में। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि विटामिन B2 का अनदर नेम क्या है, तो विटामिन B2 का अनदर नेम जो है राइबोफ्लेविन है। क्या है, राइबोफ्लेविन है। करता क्या है ये प्रकाश के प्रति, प्रकाश के प्रति क्या होता है, प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है। राइट, प्रकाश के प्रति क्या होता है, ये संवेदनशील होता है, ये याद रखिएगा, मुख्य बातें। ठीक है, चलिए अगर विटामिन B2 की कमी हो जाए तो कौन सी बीमारी होगी, तो एक बीमारी याद रखिएगा, विटामिन B2 की कमी से जो बीमारी होती है चिलोसिस होती है, चिलोसिस, चिलोसिस कह लीजिए, चिलोसिस, चिलोसिस बीमारी विटामिन B2 की कमी से होती है, फेमस बीमारी है, ये याद रखिएगा। तो मुख्य बातें मैंने जो संभावित है प्रश्न बनने का। ठीक है, और सेट जो है आपके पास जब जाती है, वो सेट संभावित और पूछे गए प्रश्न का ही निचोड़ मिला करके सेट बनाया जा रहा है। अगर आप सेट 30 प्रश्न का सेट रहता है, लेकिन आपका प्रीवियस ईयर का जो भी कोई एग्जाम का क्वेश्चन पूछा गया है वो सब आपका, ये साइंस में विज्ञान की बात हम अगर करें तो प्रीवियस ईयर बिहार SSC, CGL हो गया, और जो भी PCS के एग्जाम है उसमें से भी क्वेश्चन को कलेक्ट किया गया है, CGL वगैरह हो गया, CHSL हो गया, बिहार SSC का, तो सबका कंबाइन करके आपके पास क्वेश्चन जाता है। 30 सेट रहता है, यानी 30 प्रश्न का एक सेट रहता है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान का निचोड़ होता है, इसमें समाहित प्रश्न होते हैं। तो ये आप लगातार वे में बनाने के प्रयास करेंगे, और अगर आ रहा होगा आपको तो पहले टिक कर लेंगे, बाकी डिस्कशन मैं जो कर रहा हूं उसको देख लेंगे आप। ठीक, चलिए आइए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, क्या है, लाल श्रांद, यानी लाल श्रांद जो होता है, लाल रेशा, रेड रॉट बीमारी निम्नलिखित में से किस पौधे को होती है, किस पौधे को होती है, तो ये याद रखिएगा, ये गन्ने को होती है। किसको होती है, गन्ना में होती है रेड रॉट। आपने देखा होगा, तो आपसे अगर पूछा जाए कि रेड रॉट जो बीमारी है यानी कवक वाली बीमारी है या जीवाणु वाली बीमारी, तो ये याद रखिएगा कवक वाली बीमारी है, कवक। ठीक है, चलिए अगर हम लोग बात करेंगे तो रेड रॉट जिस तरह से गन्ना में होती है, तो इसमें जो है ब्लैक, गेहूं में जो होता है ब्लैक रॉट होती है, ब्लैक रॉट, ये याद रखिएगा, गेहूं में ब्लैक रॉट के नाम से जाना जाता है बीमारी, और ये भी फंगस से ही होता है, कवक से होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और अगर हम लोग गन्ना की बात करेंगे तो गन्ना में भी रेड रॉट बीमारी होती है, और उसमें भी जो होता है कवक के कारण ही होता है। धान और सरसों में बात करेंगे तो इसमें फफूंद टाइप का हो जाता है, यानी उसमें क्या कहते हैं, जल्ला टाइप का धान में बीमारी होता है, उसमें एक रेड रॉट इस तरह के नाम नहीं आते हैं,
और सरसों में जो लीफ होते हैं और जो सरसों जिसमें फूल आता है उसमें क्या होता है, उसमें जकड़न हो जाता है और उसमें फल आने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो इसमें यानी इस तरह के नाम जैसे रेड रॉट हो गया, ब्लैक रॉट हो गया, इस तरह के नाम की बीमारी सरसों और धान में नहीं होता है। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न में आते हम लोग। इनमें से कौन सा रंग दो प्राथमिक रंग के संयोजन से निर्मित नहीं हुआ है? तो मैंने आपको बताया था कि रंग प्राथमिक रंग होता है और द्वितीयक रंग होता है। तो लाल, हरा और नीला को हम लोग प्राथमिक रंग कहते हैं, लाल, हरा और नीला। ठीक है, चलिए एक होता है सियान मतलब आपका क्या कहते हैं, एक होता है मैजेंटा, इसको स्काई ब्लू कह लें आप, और ये क्या होता है मैजेंटा जो डीप रेड होता है, और एक होता है पीला। ये पीला, मैजेंटा और सियान जो है ये द्वितीयक रंग है और बीच में आता है श्वेत। बीच में क्या आता है? श्वेत। तो इसमें अगर मिलाइएगा, जैसे मान ली लाल और नीला को मिलाइएगा तो मैजेंटा दे देगा। ठीक है, चलिए हरा और नीला को मिलाइएगा तो सियान दे देगा। तो आपके पास नीला है, हरा है, नारंगी संभावित तो है आने की। ठीक है, आपका बैगनी जो है बैगनी रंग नहीं देगा, ये याद रखिएगा। और ये शंकुतार बना लीजिए ताकि आपको कलर से संबंधित, जिसे मैंने बीच में है, लेकिन लाल और हरा को मिलाइएगा तो क्या दे देगा? पीला दे देगा। ठीक है, याद रखिएगा। मैजेंटा और हरा को मिलाइएगा तो क्या दे देगा? श्वेत दे देगा। ठीक उसी तरह लाल और एशियान को मिलाइएगा तो क्या दे देगा? श्वेत दे देगा। तो श्वेत है हमारा बीच में। बाकी इस तरह से कॉम्बिनेशन आप याद रखिएगा, रटिएगा कुछ भी नहीं। अगर ज्ञान घर यूट्यूब चैनल को आप लगातार वे में देख रहे हैं तो मेरी पूरी प्रयास रहती है कि आप तक वो कंसेप्ट को समझाने का प्रयास करें, जिससे आपको आसानी पूर्वक प्रश्न बनने डील भी हो और समझ में भी आए। राइट, चलिए ठीक है। आइए अगला प्रश्न में आते हम लोग। देखिए, बल की एसआई मात्रक क्या होती है? तो बल की एसआई मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है। याद रखिए, बल की परिभाषा प्रथम नियम से, बल की फॉर्मूला द्वितीयक नियम से, और संवेग संरक्षण का नियम तृतीयक नियम से। यानी किसका नियम? न्यूटन का नियम से आया था। यानी बल के प्रथम नियम से, न्यूटन के प्रथम नियम से, न्यूटन ही बोला जा रहा है हमारा। हाँ, न्यूटन ही ना है। लॉ ऑफ मोशन किसने दिया था? न्यूटन साहब ने ही दिया था, इसाक न्यूटन साहब। ठीक है, चलिए। तो प्रथम नियम से जो आया था वो बल का परिभाषा, द्वितीयक से बल का फॉर्मूला और तृतीयक से बल का संवेग आया था। न्यूटन एफ बराबर क्या होता है? एम ए। ठीक है, चलिए अगर 1 न्यूटन की बात कर दे, अगर आपको 1 न्यूटन की बात कर दे तो ये हो जाएगा 1 kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ऐसे भी लिख सकता है आपको, यानी 1 न्यूटन बराबर किसके इक्विवेलेंट है? तो 1 यानी 1 kg मीटर प्रति सेकेंड, यानी ये मीटर प्रति सेकेंड जो मात्रक है त्वरण का है, और kg जो मात्रक है किसका है? मास का, द्रव्यमान का ऐसा मात्रक है। ठीक, अगर इसी का कहा जाए आपका कि न्यूटन का ऐसा मात्रक जो है, बल का जो ऐसा मात्रक है वो न्यूटन है। बल जो है, बल की परिभाषा न्यूटन के कैमे नियम से, प्रथम नियम से। द्वितीय नियम से बल के फॉर्मूला आया था F बराबर ma। तृतीय नियम से क्या आया था? संवेग आया था, ये याद रखिएगा। और अगर पूछा जाए कि बल का सीजीएस यूनिट क्या होता है, बल का सीजीएस यूनिट ये होता है डाइन होता है, ये याद रखिएगा। ठीक, बल का सीजीएस यूनिट क्या होता है? डाइन होता है। बल का सीजीएस यूनिट क्या होता है? डाइन होता है। और 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन? तो 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है। ये याद रखने वाली बातें हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और अगर बात कर ले हम लोग पास्कल, तो पास्कल किसका ऐसा मात्रक होता है? तो पास्कल जो होता है वो ऐसा मात्रक होता है दाब का। पास्कल किसका ऐसा मात्रक होता है? दाब का ऐसा मात्रक होता है। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न में आते हैं। मानव शरीर के गुर्दे इनमें से कौन सा कार्य करता है? तो मानव जो गुर्दा है, किडनी है, उसका काम जो होता है उत्सर्जन का काम होता है। किसका काम होता है? उत्सर्जन का काम होता है। मानव किडनी यानी जो किडनी का जो काम फंक्शन है उत्सर्जन का काम करता है। इसी में एक चीज होता है मल्पिगियन ट्यूब्यूल्स। क्या होता है? मल्पिगियन ट्यूब्यूल्स वो क्या करता है? वो फिल्ट्रेट करता है ग्लूकोज के लेवल को, मतलब अगर वो काम करना, फंक्शनिंग कम कर दे तो उसमें ग्लूकोज का लेवल जो है बढ़ जाएगा। और मल्पिगियन ट्यूब्यूल्स ही क्या करता है? वो फिल्टर भी करता है यूरिन को ग्लूकोज से। अगर वो काम करना बंद करता है तो एक बीमारी होगा हिमेची यूरिया। क्या हो जाएगा? हिमेची यूरिया।
और ग्लूकोसोमिया मतलब यूरिन में ग्लूकोज का लेवल आ जाएगा, जिसको हम लोग डायबिटीज इंडिकेट्स कहते हैं, मतलब यानी उस व्यक्ति को क्या हो जाएगा, मधुमेह बीमारी हो जाएगा, ये याद रखिएगा। यानी किडनी का बहुत सारे फंक्शंस है। इसका एक जो है संरचना इकाई जो होता है, किडनी का संरचना इकाई, उसको हम लोग कहते हैं नेफ्रॉन। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन जो है संरचना इकाई है, ये याद रखिए, रखने वाली बातें हैं, ठीक है। यानी किडनी का फंक्शनल यूनिट जो होता है वो नेफ्रॉन होता है, ये याद रखिएगा, ठीक। श्वसन के लिए कौन सा अंग है? तो श्वसन के लिए लंग्स है, फेफड़ा है आपका। श्वसन के लिए कौन सा अंग है? फेफड़ा है, ठीक। चलिए, पाचन के लिए, तो पाचन के लिए बहुत सारी ग्रंथि, मतलब आपका अमाशय है जो पाचन में सहायता करता है, यकृत है, ठीक है, अग्नाशय है, ये सब पाचन में हेल्प करता है। परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, ये आपका हार्ट का फंक्शनिंग है। किसका है? हार्ट, हृदय का। हृदय में कितने चेंबर होते हैं? 4 चेंबर, आपको पता होगा। 2 अलिंद होता है, 2 निलय होता है, ठीक है। लेफ्ट अलिंद, राइट अलिंद, ठीक है, लेफ्ट निलय, राइट निलय, ये 4 चेंबर होते हैं, ये याद रखिएगा। चलिए आइए अगला प्रश्न में हम लोग आते हैं। गेहूं एक जो है औषधि है, ये याद रखिएगा। जो पौधा होता है, पौधे को आकार के आधार पे, पौधे को आकार के आधार पे 3 प्रकार में बांटा गया है। आकार के आधार पे 3 बार, जड़ी बूटी जिसको औषधि में डालते हैं, और एक झाड़ी, ठीक है, जड़ी बूटी, झाड़ी और लता तना कहते हैं जिसको आप कहते हैं। चलिए, तो गेहूं जो है, गेहूं इसमें आता है आपका, किस में आता है? और जड़ी बूटी वाला में, औषधि वाला प्रकार में आता है। तो गेहूं एक है क्या? औषधि, ये याद रखिएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। देखिए, एक तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज और चाल जो है 36 मीटर प्रति सेकेंड है। इस तरंग की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तो एक फॉर्मूला याद रखिएगा, जिस तरह से चाल बराबर होता है, चाल बराबर दूरी बाई समय, दूरी बाई समय, ठीक। अब दूरी का ऐसा मात्रक होता है मीटर, तो ठीक उसी तरह से तरंगदैर्घ्य का भी ऐसा मात्रक होता है, तरंगदैर्घ्य का भी ऐसा मात्रक होता है मीटर। तो हम ऐसा मात्रक के मुताबिक, ऐसा मात्रक पे दूरी के जगह हम लोग तरंगदैर्घ्य पुट कर सकते हैं। तो एक फॉर्मूला बना लीजिए, चाल बराबर हो जाएगा क्या? तरंगदैर्घ्य मतलब लैम्डा बाई समय, ठीक है। चलिए, और आप जानते हैं आवृत्ति फ्रीक्वेंसी जो होता है, फ्रीक्वेंसी जो होता है 1/t होता है, टाइम, ठीक। चलिए, आवृत्ति, अब यहां बता दे चाल, तो चाल आपका दिया हुआ, ये पूछ रहा है तरंगदैर्घ्य आपसे पूछ रहा है, तो तरंगदैर्घ्य कितना हो जाएगा बता दीजिए। इसको रोक लीजिए, तो इसको रोकिए तो क्या हो जाएगा? चाल कितना है? तरंगदैर्घ्य रोकिए, लैम्डा लिख देते हैं, लैम्डा बराबर चाल कितना है? 50, सॉरी आवृत्ति दे रखा है, यानी चाल जो है आपका स्पीड बराबर 36 मीटर पर सेकेंड, और आपका जो है फ्रीक्वेंसी जो है यानी 1/t, ये दे रखा फ्रीक्वेंसी को 1/f लिख लीजिए। फ्रीक्वेंसी दे दिया कितना? 50 हर्ट्ज, ठीक। तो पुट करिए आप, क्या इसको रोकिएगा तो क्या हो जाएगा? लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा? स्पीड गुने टाइम, और टाइम का रेसिप्रोकल ही आपका क्या देगा? फ्रीक्वेंसी। तो क्या इसको उल्टा कर दीजिएगा, तो क्या चाल कितना है? 36, इसको उल्टा करिए 1/t कर दीजिए तो हमारा आवृत्ति दे देगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 50, इसको डिवाइड करिएगा तो कितना आ जाएगा? 0.72 मीटर आएगा, 0.72 मीटर आ जाएगा। ये आपका रहा आंसर, ठीक है, ये याद रखिएगा। आई बात समझ में? यानी समय का व्युत्क्रमानुपाती ही आवर्ती देता है, ये याद रखिएगा, ठीक। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का सूत्र है? शक्ति मतलब पावर, पावर का सूत्र ये इलेक्ट्रिसिटी वाला है। ऐसे एक पावर का सूत्र होता है वर्क बाय टाइम, क्या होता है? वर्क बाय टाइम, ये याद रखिएगा। इलेक्ट्रिसिटी के केस में ओम्स लॉ से पावर का फॉर्मूला जो है P बराबर VI, और ओम्स लॉ से भी जानते हो, यानी ओम्स लॉ से इसको नहीं कहेंगे, सॉरी, इसके लिए V इक्वल टू
यानी ओम्स लॉ से भी इक्वल टू होता आई आर, ठीक है, ओम्स लॉ से, ये है ओम्स लॉ, ओम्स के नियम से भी इक्वल टू आई आर। तो आप पुट कर दिए, भी की जगह क्या पुट कर दीजिएगा, आई आर पुट कर दीजिएगा, तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई आर भी की जगह है इंटू आई, कितना हो जाएगा ये आई स्क्वायर आर, ऑप्शन में है क्या आई स्क्वायर आर, ये भी होगा, भी आई तो फॉर्मूला होता है, तो हमारा ये हो गया। उसके बाद अगर यहाँ पे आपका आर है तो आई रोकिए, तो आई बराबर रोकिएगा तो क्या हो जाएगा, भी बाई आर, तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, भी तो है, आई की जगह क्या पुट करना, भी बाई आर, तो क्या हो जाएगा भी स्क्वायर बाई आर। इसका मतलब पावर का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर भी होता है, भी आई भी होता है, और भी स्क्वायर बाई आर भी होता है, यानी तीनों होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा आंसर, इनमें से सभी हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है। चलिए आइए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा फफूंद से होने वाला एक रोग है, तो फफूंद से होने वाला एक रोग है और डर्मेटिस्ट है, आपका त्वचा शोथ है, ये याद रखिएगा। चलिए त्वचा शोथ है आपका, यानी पीलिया जो होता है जॉन्डिस, ये आप कमेंट करके बताएंगे हमें हैजा का, और इंडिगोफेरा, इंडिगोफेरा एक जाति क्या है, एक फैमिली है, किसका, फ्लावर का फैमिली है, बड़ी फैमिली है फ्लावर का, इंडिगोफेरा, ठीक है। चलिए कोलेरा जो है कैसे बीमारी होती है, किससे होती है, इसको कमेंट करके बताएंगे। पीलिया जो जॉन्डिस है ये क्या कहते हैं, बिलिरुबिन और एजीपीटी का लेवल बढ़ जाने से ये जॉन्डिस का होता है। ये जॉन्डिस संबंधित होता है, जो अफेक्टेड करता है लीवर को, किसको अफेक्टेड करता है, लीवर को करता है। इसमें याद रखिएगा जॉन्डिस में जब होता है किसी को कोई बीमारी, जॉन्डिस अगर होता है तो उसमें व्यक्ति को यानी जो त्वचा होती है उसकी यानी रंग जो होता है पीलापन हो जाता है, क्या होता है, रंग पीलापन होता है। और यही पीलापन से मुझे एक यह चीज़ याद आ गया कि दूध में हल्का पीलापन जो रंग प्रोवाइड करता है वो विटामिन B2 ही प्रोवाइड करता है, ये याद रखिएगा। मतलब विटामिन B2 के कारण दूध जो हल्का पीलापन होता है वो किसके कारण होता है, विटामिन B2 के कारण होता है, ये याद रखिएगा, ठीक। चलिए आइए अगला प्रश्न आते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है, तो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा सेरेब्रम है, ये याद रखिएगा। मानव मस्तिष्क का कितना भाग होता है, तो 3 भाग होता है, ठीक है। अग्र मस्तिष्क जिसको फोर ब्रेन कहते हैं, पश्च मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क कह लेते हैं हम लोग, मिडिल ब्रेन, और पश्च मस्तिष्क हिंड ब्रेन, ये याद रखिएगा, ठीक। ये जो करता है जो भी थिंकिंग का काम है, जैसे आपका इसका 2 पार्ट होता है, डेंसिफ्लोन और सेरेब्रम, ठीक है। और सेरेब्रम ही जो है ये थिंकिंग जो है सोचने की टेंडेंसी को डेवलप करता है, ठीक है। चलिए यानी आपका डेंसिफ्लोन का 2 पार्ट, यानी एक टॉप होता है और एक बॉटम होता है। टॉप पे जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, थैमस कहते हैं। टॉप पे कौन होता है, थैमस, और बॉटम पे जो होता है वो हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस इमोशंस, बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, सेक्सुअल क्या कहते हैं, सेक्सुअली मेंटेन करने वाला कौन होता है, हाइपोथैलेमस, बॉडी टेम्परेचर हाइपोथैलेमस, इमोशंस हाइपोथैलेमस, और इमोशंस को कंट्रोल मध्य मस्तिष्क का जो होता है पोंछ भी करता है, ये याद रखिएगा, ठीक। और जो पश्च मस्तिष्क है ये हमारे शरीर के अंदर जो भी है इनवॉलंटरी, मतलब जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलता है उसको कंट्रोल करता है। और इसमें भी एक भाग होता है सेरेब्रम, यहाँ है सेरेब्रम, यहाँ होता है सेरिबेलम, सेरिबेलम। यानी अगर मस्तिष्क का कहा जाए कि सबसे बड़ा भाग तो सेरेब्रम, दूसरा सबसे बड़ा भाग तो आपका सेरिबेलम। सेरिबेलम जो है पश्च मस्तिष्क का भाग है और सेरेब्रम जो है अग्र मस्तिष्क का भाग है, ठीक है। चलिए, और सेरेब्रम को थिंकिंग का सेंटर भी कहा जाता है, सोचने का केंद्र कहा जाता है, सेरेब्रम को कहा जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक। पोन्स जो है ये आपका जो पोन्स है ये मध्य मस्तिष्क यानी पश्च मस्तिष्क का भाग है, ठीक है। और थैलेमस, अभी मैंने आपको बता दिया कि डेंसिफ्लोन्स का 2 भाग होता है, एक ऊपर और एक नीचे। ऊपर वाला में जो होता है पाया जाता है थैलेमस, ठीक है, थैलेमस जिसको कहते हैं आप। आइए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। इनमें से कौन सी एक वायरल बीमारी है, तो कौन सी एक वायरल बीमारी है, तो ये पोलियो जो है वायरल बीमारी है, ठीक है। पोलियो वायरल बीमारी, इसके घटना याद रखिएगा मुझे। पोलियो का जो वैक्सीन दिया जाता है छोटे बचपन में, यानी पोलियो का जो वैक्सीन खोजा था किसने खोजा था, ये कमेंट करके मुझे बताइएगा, ठीक है। पोलियो का वैक्सीन किसने खोजा था,
ये कमेंट करके मुझे बताइएगा। आइए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। किसी भूस्तरीय उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी की सतह से लगभग कितना किलोमीटर होती है? तो ये आपका 36,000 किलोमीटर होती है, याद रखिएगा 36,000 किलोमीटर। आइए अगला प्रश्न में हम आते हैं। सुपरसोनिक जेट किस परत का विरल करते हैं? तो सुपरसोनिक जो है ओजोन परत का जो है विरल करते हैं, ओजोन परत का, ओजोन परत। ठीक है, चलिए ये याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक ध्रुवीय अणु है, कौन सा एक ध्रुवीय डायपोल मोमेंट? तो ये याद रखिएगा। ठीक है, बेंजीन जो है एक ध्रुवीय क्या कहते हैं, ध्रुवीय अणु है, यानी डायपोल मोमेंट है, पाया जाता है इसमें डायपोल मोमेंट। ठीक है, ध्रुवीय अणु इसमें नहीं पाया जाता, इसमें जीरो होता, यानी इसमें भी क्या होता, जीरो होता, ये याद रखिएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता रक्त समूह है, यानी यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल एक्सेप्टर? तो यूनिवर्सल डोनर की बात करें तो O माइनस है, और यूनिवर्सल एक्सेप्टर की बात करें तो AB पॉजिटिव या नेगेटिव, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है? AB ग्रुप है। यूनिवर्सल डोनर की बात करें अगर तो O ग्रुप है। कौन है? O ग्रुप है, राइट। चलिए आइए अगला प्रश्न आते हैं हम लोग। हेट्रोट्रोप 3 प्रकार के होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? हेट्रोट्रोप कहने का मतलब ये हुआ कि जो वैसे जीव प्राणी जो स्वतः भोजन नहीं बनाते हैं, वो किसी और पर निर्भर होता है, उसी को हम लोग हेट्रोट्रोप्स कहते हैं। हेट्रो का मतलब होता है अदर, ट्रोप्स का मतलब होता है फूड, यानी भोजन लेने के लिए किसी और पर निर्भर हो, उसे हम लोग हेट्रोट्रोप कहते हैं। और ये जो होता है, तो देखिए मांसाहारी भी हो सकता है, सर्वाहारी भी हो सकता है, शाकाहारी भी हो सकता है। मतलब दूसरे पर निर्भर है तो मांस भी खा सकता है, घास भी खा सकता है, या दोनों, मांस भी और घास दोनों खा सकता है। लेकिन उपभोक्ता नहीं हो सकता। वो उपभोक्ता ओनली जो खुद से भोजन बनाएगा उसी को हम लोग उपभोक्ता कहेंगे, प्रोड्यूसर। तो ये नहीं होगा, बाकी ये सारे चीज पाए जाएंगे, राइट। चलिए आइए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। मानव शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? तो सबसे बड़ी मांसपेशी जो है ग्लूटस मैक्सिमस है, ग्लूटस मैक्सिमस है। अगर यहीं पे आपकी बात करें सबसे लंबी तो सार्टोरियस है, सबसे लंबी सार्टोरियस। और यहीं पे अगर बात किया जाए सबसे चौड़ी मांसपेशी कौन सी है, तो सबसे चौड़ी मांसपेशी जो है लैटिसिमस डोर्सी है। और मैंने एक प्रश्न हमको लगता है कि हम बता चुके हैं। अगर आपसे पूछ दिया कि सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है, क्या नाम है और कहां पाया जाता है, तो इसको मैं होल्ड करता हूं, आप कमेंट करके मुझे बताइएगा सबसे छोटी मांसपेशी का नाम क्या और कहां पाया जाता है, राइट। चलिए आइए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। मनुष्य में कमजोर दृष्टि का कारण डैश की कमी के कारण होती है? तो मनुष्य में जो है विटामिन ए को ही दृष्टि का विटामिन कहा जाता है, यानी विटामिन ए का अनदर नेम रेटिनॉल। ये देखने में यानी आंख की रोशनी को मेंटेन रखने में ये काम करता है। और विटामिन ए आपका इसका जो है शुद्ध रूप से आंसर हो जाएगा। यहीं पे हम बात कर लेंगे आयरन। आयरन हेमोग्लोबिन के लिए कारगर है। आयोडीन जो है थायरोक्सिन हार्मोन और गोइटर रोग ना हो इसके लिए, और स्किन जो सेंसिटिव होता है वो आयोडीन के कारण होता है, ये याद रखिएगा। ठीक, विटामिन डी, तो विटामिन डी जो है ये इसके रेक्टिफेनॉल के भी नाम से जाना जाता है, और ये बोन अस्थि को स्ट्रॉन्ग मजबूती प्रदान करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि शुद्ध रूप से कौन सी विटामिन है जो हमारा शरीर में बनता है, तो शुद्ध रूप से विटामिन जो है बनने वाला हमारा शरीर में वो विटामिन के है, ये याद रखिएगा। विटामिन डी भी बनता है लेकिन इसका अनदर सोर्स भी सनलाइट भी है, लेकिन शुद्ध रूप से विटामिन बनने वाला हमारे शरीर के अंदर वो विटामिन के है, ये याद रखिएगा। ठीक, चलिए आइए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। मानव शरीर धूप से विटामिन बनाता है, कौन सा विटामिन बनाता है? अभी मैंने आपको बताया विटामिन डी। अगर यहीं पे विटामिन की बात आती है तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि विटामिन की खोज और विटामिन शब्द जो है किसने दिया है, तो ये आप मुझे बताइएगा कि विटामिन शब्द किसने दिया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं ये काम मैं बता सकता हूं, लेकिन आपसे ये कहलवाना चाहता हूं कि अगर आप इसको करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ये याद रखिएगा। और जब एक चीज आप जब किसी प्रश्न के द्वारा किसी चीज को आप याद रखते हैं,
किसी को याद रखने का बेहतरीन तरीका है उसे बोल करके, उसे लिख करके याद किया जाए। तो आप जो है इसे कमेंट जो मैं छोड़ता हूँ इसे कमेंट करके बताएंगे तो मुमकिन है कि आपको वो बात समझ में आएगी भी और याद भी हो जाएगा और एग्ज़ाम भी क्रैक कर जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो बुरा नहीं मानेंगे जो मैं कहता हूँ कि कमेंट करके बताइएगा, ये आपकी भलाई के लिए, मैं आपके प्रति शुभ चिंतक हूँ। मैं आपका चाहता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाए, आपका चयनित हो जाए जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। मैं इसलिए इस प्रश्न को छोड़ता हूँ कमेंट के लिए ताकि आप इस चीज़ को कर लें। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होती है? तो पदार्थ की चौथी अवस्था जो है वो प्लाज्मा है। कौन सी है? प्लाज्मा है। यानी गैस का आयनीकरण ही क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। जैसे ट्यूब में जो है हमारे पास, ये आपका प्लाज्मा के एक उदाहरण है। अगर आपसे पूछ जाए कि ट्यूब में क्या पाया जाता है, तो ट्यूब में जो पाया जाता है आर्गन गैस, उसके साथ भी और कुछ पाया जाता है, तो याद रखिए उसके साथ एक मरकरी भी पाया जाता है। आर्गन गैस इनर्ट गैस को फिल किया जाता है ट्यूब वगैरह में, मरकरी वगैरह में। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी पेट्रोलियम मोम है? तो याद रखिएगा पैराफिन मोम जो है ये पेट्रोलियम मोम है, पैराफिन मोम। इसका जो है करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? सी नंबर इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए, और पेट्रोल को जो फिल्ट्रेशन किया जाता है उसको हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के नाम से भी जानते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो लोहे का शुद्धतम रूप जो है पिटवा लोहा है। शुद्धतम क्या है? पिटवा लोहा। इसे चाहे यानी एक सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, इसे चाहेंगे जिस रूप देना चाहेंगे वो रूप बन जाएगा इसका, पिटवा लोहा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। दूरदृष्टि दोष को इनमें से किसके उपयोग से ठीक किया जा सकता है? तो याद रखिएगा दूरदृष्टि हमने बताया था उदय, एक ट्रिक बताया था, ऊ फॉर उत्तल, ऊ फॉर उत्तल, द फॉर दृष्टि, मतलब दूर दृष्टि वाले को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। और हमने बताया था अनिल, क्या बताया था? अनिल। नी फॉर निकट, निकट वाले बीमारी को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, यह याद रखिएगा। तो हमारा दूर क्या है? तो दूर के लिए उत्तल लेंस, निकट कहता तो निकट कहता तो आपका क्या हो जाता? अवतल, ये याद रखिएगा। ठीक, अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। आइजैक न्यूटन द्वारा गति के कितने नियम प्रतिपादित किए गए हैं? तो अभी आपको मैंने बताया था 3 नियम। प्रथम नियम से क्या? प्रथम नियम से बल की परिभाषा। द्वितीय नियम से क्या? द्वितीय नियम से बल की फॉर्मूला। और तृतीय नियम से संवेग का संरक्षण। राइट, चलिए अगला प्रश्न में आता हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि नहीं है, मतलब सदिश राशि है? तो याद रखिए अदिश राशि उसको कहते हैं जिसमें दिशा के साथ मान हो, वैल्यू हो। और अदिश राशि उससे कहते हैं जिसमें सिर्फ मान हो, दिशा का कोई बात ना किया जा सके। जिस तरह से अगर आपको कहा जाए कि 1 किलो आलू लेकर के आइए, सिर्फ आलू लेकर के आइएगा, ये नहीं आपसे पूछा जाएगा कि आलू किस दिशा से लेकर के आए हैं, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व, किससे, ये मैटर नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आपको कहीं जाना है, मतलब आपको दिल्ली जाना है, कलकत्ता जाना है, तो आप जहां पे हैं तो वहां से आप डायरेक्शन मैप करेंगे कि हमारा जो है कलकत्ता किस दिशा में पड़ती है, दिल्ली किस दिशा में पड़ती है और यहां से कितना दूरी है। तो दूरी हो गई उसकी मान, और जो आपने डायरेक्शन देखा वो हो गई उसकी दिशा। तो इस तरह की जो हमारा चीज कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा, क्या कहलाएगा? सदिश राशि। ठीक है, चलिए, तो हमारा तापमान, तापमान में कोई दिशा का ज्ञान नहीं, आयतन इसमें कोई दिशा का ज्ञान नहीं, समय इसमें कोई दिशा का ज्ञान नहीं, ये सब अदिश राशि है। और बलाघूर्ण जो है, मोमेंटम, ये जो है हमारे पास, ये एक जो घूमेगा बल यानी एफर्ट किधर से घुमा, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, तो इसको हम लोग कहेंगे, यानी इसमें दिशा आया, ये हमारा सदिश राशि है, मतलब अदिश राशि नहीं है। तापमान, आयतन, समय, द्रव्यमान, दूरी, ये सब आपका क्या है? बोलिए, ये सब आपका अदिश राशि है। ठीक, चलिए आइए अगला प्रश्न में आते हम लोग। हर्ट्ज में ध्वनि की किस विशेषता को मापा जाता है? तो हर्ट्ज में ध्वनि की विशेषता को मापा जाता है ध्वनि की आवृत्ति, ध्वनि की आवृत्ति को मापा जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगर यहीं पे बात किया जाता है एक ध्वनि आवृत्ति, तो एक प्रश्न बन जाता है, यानी एसी करंट आपने सुना होगा और डीसी करंट आपने सुना होगा। तो एसी में जो होता है, एसी करंट में जो 1 सेकेंड या एक सेकेंड में कितनी बार दिशा को चेंज करता है? तो 50 बार। तो इसमें 50 हर्ट्ज होता है।
ठीक, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति। और डीसी की बात करें तो इसमें 0 हर्ट्ज होता है। मतलब ये डीसी जो होता है वो सीधी रेखा में गमन करती है, और एसी जो होता है फ्लैक्चुएट ऊपर नीचे दिशा में गमन करती है। इसीलिए इसमें जो हर्ट्ज होता है फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होता है। जो हम लोग के पास जो करंट आती है, ठीक है, 220 वोल्ट, उसकी बात अगर करें 50 हर्ट्ज, और डीसी में 0 हर्ट्ज होता है। ये इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न में आते हम लोग। एक अश्व शक्ति डैश लगभग वाट्स होता है, मतलब 1 हर्ट्ज पावर जो होता है 1 HP, ये 746 वाट के बराबर होता है, 746। और 1 किलोवाट आवर कितने के होता है? 1 किलोवाट आवर, ये बताइए, जिसको हम लोग 1 यूनिट कहते हैं, इसी को हम लोग 1 यूनिट कहते हैं। ये कितना होता है जूल में? हमको बताइए 1 किलोवाट आवर कितना जूल होता है, ये मुझे जरा बताइएगा तो, ठीक है। चलिए, जिसको आप यूनिट में रीड करते हो, बिजली बिल पे करते हैं आप। देखिए, अमोनियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है, अमोनियम का होता है फार्मूला NH4, और नाइट्रेट का फार्मूला होता है NO3। इसकी वैलेंसी की बात करें तो ये +1 होता है, और ये होता है -1। दोनों को मिलाइएगा तो इसके संयोजकता से इसको मल्टीप्लाई, इसके संयोजकता से इसको मल्टीप्लाई, तो बन करके बनेगा, क्या बनेगा? प्लस वाला पहले, माइनस वाला बाद में, NH4 NO3। तो ये आपका अमोनियम नाइट्रेट का फार्मूला हो गया। ये आपका करेक्ट आंसर कौन सा? बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। आइए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। Fe के न्यूक्लियस में 26 प्रोटॉन होते हैं। Fe से Fe+2 बना, ठीक है। आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो याद रखिएगा, देखिए Fe का पहले है 26, ये हमारा बन गया 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो ये बन गया Fe+2। हमने बताया बाबू कि जब भी लॉस होता है तो इलेक्ट्रॉन का ही लॉस होता है। यहां अगर बात किया जाए प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन आपका कितना है? 26 ही है। इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे प्रोटॉन की बात किया तो यहाँ 26 है। इलेक्ट्रॉन की बात किया तो पहले कितना था? 26। 2 इलेक्ट्रॉन घट गया तो अब कितना हो जाएगा? 24। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन घटता या बढ़ता इलेक्ट्रॉन ही है, प्रोटॉन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 24। इसका जो है 29 का ए नंबर इज द करेक्ट आंसर। आइए अगला प्रश्न में। इनमें से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस या वह गैस है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचा सकती है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CCl2 F2, ये आपका जो है ओजोन को लेयर को इफेक्ट कर सकती है। और ये मैं बता दूं मुख्य बातें कि ओजोन लेयर के कारण, यानी ओजोन जो है हमें प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। किससे? मतलब जो सनलाइट से जो रे आती है, रेडिएशन, वो अगर डायरेक्ट आ जाए हम तक, त्वचा कैंसर हो सकता है। इससे सुरक्षा, इससे बचाव हमारा ओजोन लेयर ही करता है। तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम वो चीज़ को इस्तेमाल ना करें जिससे ओजोन लेयर की परत पे प्रभाव पड़े और उसमें होल हो जाए। अगर होल हो जाएगा तो हर 10 में से हर 2 व्यक्ति कैंसर पीड़ित होगा। कौन सा कैंसर? त्वचा कैंसर, स्किन पीड़ित। तो आज का जो सेट है 20वां सेट बिहार SSC का कंप्लीट हुआ। 30 क्वेश्चन के साथ आज का सेट कंप्लीट होता है। आप बने रहें, गणतंत्र दिवस मना भी लें। आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई भी हो, शुभकामनाएं। जहां भी हो जलेबी खा लें। राष्ट्रीय क्या है? राष्ट्रीय स्वीट्स है, मिठाई है, जलेबी, ठीक है। लेकिन हाँ, अंत में मैं चलते चलते फिर ये आपसे क्या करूँगा कि हमेशा ये ख्याल रखिएगा कि भीड़ और मेजॉरिटी देख करके गलत के साथ मत दीजिए। जो हक है, सच है, उसको बोलिए, ठीक है। मेजॉरिटी डिसाइड नहीं करती आपकी काबिलियत। ये नहीं कि हाँ इस चैनल को कितने लोग देख रहे हैं, नहीं देख रहे, नहीं। जिससे हमारा भला हो, जिससे हमारा क्वेश्चन बन रहा हो, उसको देखिए, ठीक है। आए बात समझ में? अच्छा लगे तो लाइक भी करिए, खराब लगे तो डिसलाइक भी करिए। लाइक अगर अच्छा लगता है लाइक करें तो लोग दोस्तों तक शेयर भी करें। जिन मित्रों तक ज्ञान का यूट्यूब चैनल नहीं पहुंचा है तो वहां तक पहुंचा दें, ठीक है। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद साथियों, जय हिंद दोस्तों।